आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एक रिलेटिव नंबर होता है। जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एक नंबर होता है। ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट से निकाला जाता है। इट इज अ रिलेटिव, क्योंकि एटम का मास जैसे हम लोग 25 ग्राम लिखते हैं, कैल्शियम का 40 ग्राम लिखते हैं, इतना तो होता नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो किसी के रेस्पेक्ट से कोई छोटा नंबर को किसी को रेस्पेक्ट से करके उसको बड़ा बना दिया जाता है ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। तो इट इज जस्ट लाइक ए रिलेटिव नंबर, कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक मास हुआ, इट इज अ सिंपल रेशियो एंड हैज नो यूनिट, बट एक्सप्रेस express in some unit like AMU। ठीक है, तो एटॉमिक मास होता क्या है? ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू mass of an average atom upon 1/12 mass of an atom of C12। ठीक है, तो ये होता है आपका एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो इसी में आते हैं हम लोग EMU। EMU EMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो 1 EMU होता है आपका इक्वल टू 1/12 एंड मास ऑफ C12 एटॉम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो कार्बन होता है स्टेबल आइसोटोप, सो इट इज टेकन एज स्केल। ठीक है, स्केल होता है, उसके रिस्पेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ वन कार्बन जो एटम होता है वो कितना होता है? एक कार्बन मास 12/6.022 10⁻23, ये होता है एक कार्बन एटम का मास। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 1 MU इक्वल टू हो गया आपका 1.66 10⁻24। ठीक है, तो 1 MU मतलब मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट,
atomic mass of many elements are not क्या होता है होल नंबर ड्यू टू due to the presence of stable isotopes। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी किसी का रहता है आपका 20 है, किसी का 40 है, बट किसी का 23 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, उसको हम लोग ले लेते हैं तो 30.5 एक सीएल का, तो होल नंबर नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पर स्टेबल आइसोटोप में प्रेजेंस रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग, जैसे सीएल सीएल का तो होता 35, ठीक है, जो होता 75%, और एक होता आपका 37 जो होता आपका 25%। सो हियर सीएल इज अ मिक्सचर ऑफ दिस टू आइसोटोप्स। तो यहाँ पे सीएल क्या है? एक मिक्सचर है इस टू आइसोटोप का। तो इसलिए क्या होगा, सीएल का जो होता है 30.5 लेते हैं हम लोग, ठीक है, एवरेज दोनों का। तो वो इसलिए क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो होता है जो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हो, उसको पढ़ोगे कल परसों में। तो आइसोटोप जनरली क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी, वो सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आइसोटोप जैसे ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, कार्बन का आइसोटोप होता है, ठीक है, उसी तरह सीएल का आइसोटोप होते हैं। तो आइसोटोप का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? नॉट टू फाइंड द atomic mass of this type of element। तो इसको निकाला जाता है, एग्जाम्पल, इसको एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जितना रहेगा, जैसे आपका कितना है 35, कितना है 75% प्लस 37 कितना है 25% होल अपॉन 100। तो ये आ जाएगा आपका 35.5। ठीक है, तो ऐसे करके निकाला जाता है आपका किसका, जिसका आइसोटोप पाए जाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास का? ये हो जाएगा, जैसे मान लो कोई 1% है, एक्स इंटू क्या लिखोगे इसको, एक्स इंटू A% प्लस वाई इंटू B% अपॉन 100, वेयर एक्स एटॉमिक मास ऑफ A% टाइप, वाई एटॉमिक मास ऑफ B% टाइप। तो ऐसे करके इसका एक फार्मूला आप देख सकते हो। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ याद रखोगे, यहाँ पर 10
the actual atomic mass of an element depends upon, first, the mass, number of isotope, and second, relative abundance of this आइसोटोप। तो ये दो के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं, boron has two isotopes, boron 10 and boron 11, which percentage abundances are 19.6% and remaining कितना हो जाएगा 80.4% respectively. What is the average atomic mass of boron? तो यहाँ पर आइसोटोप दे दिया है, तो एग्जाम में सब टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, यहाँ कितना दिया आपका, एक दिया 10 का कितना परसेंट है 19.6। ठीक है, तो 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू कितना 80.4 डिवाइड बाई 100। तो कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 19.6 10.804 AMU। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, व्हेन atomic mass of elements are expressed in grams, they are called gram atomic mass।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23 ग्राम ऑफ Na। ठीक है, तो ऐसे करके बाकी तो मालूम है। तो एमयू को हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं, एक चीज याद रखोगे यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हो यू। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग एमयू से भी और यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ मेथड बताते हैं। देयर आर मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और उसके पहले एक चीज याद रखोगे, यू और ग्राम या एमयू और ग्राम दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एलिमेंट्स का है, सॉरी एक एटम्स का है और एक एलिमेंट्स का है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कहीं लिखा होगा, मान लो जैसे यहाँ पर 56 यू ऑफ आयरन, तो ये क्या होता है, वेट ऑफ वन एटम, या 56 ग्राम लिखा होगा ऑफ आयरन, एग्जाम्पल देखो बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये क्या होता है, एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं, बहुत सारे से एटम होते हैं, 6.02 × 10⁻²3, तो उसका पूरा वेट है। और 56 mu या यू का मतलब होता है उस एलिमेंट का एक एटम का वेट, क्योंकि एक टाइप के एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम पाया जाता है जिसका शेप साइज प्रॉपर्टी सब सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जैसे बताया था मैंने, डुलोंग डुलोंग एंड पेटिट मेथड। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बोला था, एटॉमिक मास अप्रॉक्स 6.4 अपॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीज, एटॉमिक निकालना है, तो उस एलिमेंट का स्पेसिफिक से डिवाइड कर दोगे तो उसका क्या मिल जाएगा आपको, एटॉमिक मास। और नोट करके याद रखोगे, दिस लॉ is applicable only to solid elements, only solid elements only, except beryllium, boron, कार्बन एंड सिलिकॉन, ये चार एलिमेंट छोड़कर कोई सा एलिमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से और एक फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे एटॉमिक मास
इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू बैलेंसी। इसको यहीं से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ लिख दिया। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम लोग वेबर डेंसिटी मेथड्स। वेपर डेंसिटी मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग मैंने बताया था एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में ये बताया था कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वीडी का मतलब होता है यहाँ पर वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है या ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं एटॉमिक मास वैलेंसी of the element equal to molecular mass of fluoride upon equivalent mass of fluoride। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, वेपर डेंसिटी में जो मेथड्स है, ठीक है, वो एप्लीकेबल है, मतलब सबसे ज्यादा सुटेबल है फॉर एलिमेंट व्हिच क्लोराइड आर वोलेटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके याद रखोगे आप। ये सब प्रैक्टिकल रिजल्ट का है। ठीक है, तो इसलिए हर फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। दिस मेथड इज suitable for elements whose chloride are volatile। क्यों? वोलेटाइल होगा तो गैस बनेगा, तो उसका हम लोग वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर मास ऑफ क्लोराइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। तो जो मोलिकुलर मास की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड जो वोलेटाइल बनेगा, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5 लिख सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड जैसे मैंने बता दिया पहले, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड अलग टाइप का साल्ट है, इक्वल टू लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड प्लस क्लोराइड लिखो प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसका कितना है 35.5, क्लोराइड नहीं लगी, क्लोरीन लिख लो इसको। तो इक्विवेलेंट
मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। ठीक है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। और एक मेथड से स्पेसिफिक हीट मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक हीट मेथड, and this method is only suitable for gases। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग अभी 11th में हो तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज याद रखना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, कितना टाइप से होता है? 2 टाइप से। एक होता है आपका सीपी, दूसरा होता है आपका सीपी। और इन दोनों का रेशियो जो होता है इसको बोलते हैं गामा, दिस अपॉन होता है सीपी अपॉन सीबी। ठीक है, सीपी अपॉन सीपी। तो यहाँ पर अगर गामा 1.66, ठीक है, तो गैस क्या हो जाएगा आपका 1.66 या और कितना वैल्यू था इसका 5/3 जब ये रहेगा तो गैस क्या हो जाएगा आपका मोनो एटॉमिक। तो गैस क्या हो जाएगा आपका मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो मोनोटॉमिक गैस हो जाएगा। और जब गामा का वैल्यू 1 पॉइंट, जैसे मोनोटॉमिक क्या, जैसे मान लो आर्गन ले लिया हूँ एग्जाम्पल, क्रिप्टन। ठीक है, अब मान लो 1.4 रहा तो इसका वैल्यू होता है आपका 7/5। तो जब ई वैल्यू दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डाया एटॉमिक, जैसे O2, H2 एटसेट्रा। और जब ई दिया जाएगा आपका 1.33 तो हो जाएगा आपका ट्राया एटॉमिक। 1.3 का वैल्यू कितना होता है 4/3। ठीक है, जैसे CO2 एटसेट्रा। और ट्रायड के साथ क्या होना चाहिए लीनियर। ठीक है, तो एक डाटा है। अब देखो यहाँ पर कैसे इसको यूज करोगे आप। तो एटॉमिक मास ऑफ गैसेस एलिमेंट करके हम लोग, ये आपको अभी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सीपी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो हम लोग एटॉमिक मास कैसे यहाँ लिखेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ अ gaseous element इक्वल टू मोलिकुलर मास, अपन लिख सकते हो एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, तो यहाँ से जैसे ही ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस
ई सिस्टीन डिटरमाइन इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। और ब्रैकेट में दिया यहाँ पर गामा, मान लो ले लेते हैं गामा फॉर द गैस ले लेते हैं इज 1.4 ले लेते हैं, ठीक है, लेते हैं 1.4। ये दिया हुआ तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसका एडिंग मास निकालना है। अब गैस कुछ भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, Ct भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात क्या है, गैस जो है हो सकता है आपका आर्गन हो या नियोन हो, या हो सकता है O2 हो, या हो सकता है CO2 हो, तो कुछ भी गैस है, तो ऑल आर द गैस। अब ऑल आर द गैस है तो मोनोटॉमिक भी हो सकता है, डायटोमिक भी हो सकता है, ट्रायटोमिक भी हो सकता है। तो मोनोटॉमिक है कि डायटोमिक है ट्रायटोमिक है, कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा ये गिवन डाटा से। हियर गिवन डाटा इज गामा इक्वल टू 1.40, एंड जब गामा 1.4 दिया रहता है तो उसको क्या होता है आपका डायटोमिक, सो इट इज अ डायटोमिक गैस। तो कौन सा गैस हो गया है आपका, डायटोमिक गैस हो गया। ये क्लियर हो गया। तो या तो इस टाइप का गैस होगा, O2 होगा, N2 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब उसका एटॉमिक मास निकालना है। तो जो डायटोमिक है, तो डायटोमिक का ये क्या होता है आपका, एटोमिसिटी क्या होता है, फोर डाया एटोमिक एटोमिसिटी इच। तो यहाँ पर अपने पास एटॉमिक मास इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एटोमिसिटी। तो मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी अपॉन एटोमिसिटी, कितना है 2। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, इक्वल टू 16। तो कौन सा ये हो जाएगा यहाँ पर, गैस O2, और उसका एटॉमिक मास कितना है आपका 16 है। तो ऐसे करके इस डाटा को आपको यूज करना है, ठीक है। तो डाउट है यहाँ तक, ये सब थोड़ा से आपका एडवांस का है, मतलब थोड़ा से आगे में मेरे 2-3 महीने लगेंगे इस टॉपिक को पढ़ने में। बस याद रखो ये गामा होता है रेशियो ऑफ दैट गामा Cp अपॉन Cv, मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5, ट्राइटोमिक के लिए 4/3। इस टाइप का एग्जाम्पल है। और ट्राइटोमिक मतलब क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। इसको पॉलीटोमिक भी बोलते हैं। डाउट है, हाँ। जैसे मान लो H2O होता है, ठीक है, CO2 होता है, तो H2O का जो शेप होता है ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी शेप। और C2 जो होता है उसका जो बनाओगे स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर, ठीक है। हाँ, एक लाइन पर होना चाहिए।
अब आते हैं मोल होता क्या है। मोल, सबसे पहले देखो मोल्स है क्या। मोल्स एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड मीन्स हीप और मास और ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ, ये बोल सकते हो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मोल्स का लॉजिक का मतलब क्या होता है देखो, जैसे मेरे मेरे पास यहाँ पर 4 पेन है, ठीक है। तो मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4। अब मान लो मेरे जो रूम है, पूरे रूम में मैंने पेन से भर दिया है, तो मैंने इसको काउंट कर लिया, आपने भी काउंट कर सकते हो 1 2, कोई बच्चा को देखो काउंट कर लेगा 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो आपके अपने रूम में, पूरे रूम में आपने पेन से भर दिया है, तो उस पेन को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। थोड़ा रहेगा तो आप काउंट कर लोगे, जब ह्यूज अमाउंट में रहेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत कलेक्टेड अमाउंट में रहेगा, तो आप क्या उसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो ये जो ह्यूज अमाउंट है, इसको बताने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, एक यूनिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक यूनिट। उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो मोल क्या है? एक यूनिट है टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ ह्यूज अमाउंट, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो 4 5 कुछ डस्ट पार्टिकल ले लो, ठीक है। अब जब डस्ट पार्टिकल इतना ले लोगे, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में, तो डस्ट पार्टिकल को काउंट नहीं कर पाओगे। तो उसको काउंट करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ी, और इसी यूनिट को बनाया गया आपका मोल। तो जनरली मोल क्या है? आपका एक फंडामेंटल यूनिट है। मोल इट इज अ फंडामेंटल यूनिट टू मेजर measure amount of substance, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट लाने का जरूरत ही पड़ा। अब जैसे मान लो फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। तो उसमें से क्या आपका मोल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोल। अब एक डिफाइन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एट प्रेजेंट इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस containing as many atoms, molecules, ions, electrons or other elementary entities as there are carbon atoms, as there are carbon atoms in
एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ तुलसी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एच मेनी एटॉम। तो एक ही चीज को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज बताना था, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको एक नया टर्म मिलेगा, सब्सटेंस की जगह क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टिकल्स। जैसे एटम्स हुआ, मॉलिक्यूल्स हुआ, आयंस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हुआ, एंड अदर एलिमेंट्री एंटिटीज। अदर एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब होता है जो प्रोटॉन हुए, न्यूट्रॉन हुए, ठीक है, जो एलिमेंट्री होते हैं। एलिमेंट्री मतलब और कहीं नहीं, उसी का एक ही फॉर्म रहेगा, तो उसको हम लोग कलेक्टेड क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जब भी मैं पार्टिकल्स की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, अदर एलिमेंट्री एंटिटीज, ये पार्टिकल्स, ठीक है। तो एटॉम मोल्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। दैट्स मीन मोल्स, मोल्स इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो एक वर्ड में मैं मोल्स को ऐसे ही डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर फंडामेंटल यूनिट होता है और उसका जो लॉजिक है, जैसे मैंने 4 पेन का एग्जाम्पल दिया है, 4, 5, 10 पेन को आप काउंट कर सकते हो, बट आपका जब बहुत सारे से पेन, मान लो आपके रूम का उतना, आपके घर के उतना पेन भर दिया जाएगा, तो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, ना बैठ के आप कर पाओगे, ना आपका फैमिली मेंबर बैठ के कर सकते हैं। तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया यूनिट यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। तो मोल समझ में आया, और इसका एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। मोल्स को समझने के लिए, जैसे आप मार्केट में गए, तो जैसे बनाना बोलोगे, ठीक है, तो एक डजन में कितने बनाना, तो 12। अब मार्केट में जाकर बोलोगे भैया मुझे 24 बनाने दे दो, ठीक है, 24 बनाने दे दो। तो 24 बनाना बोलने से कंफ्यूज हो जाएगा, आप इस जगह उसको बोले 2 डजन, ठीक है। तो एक दर्जन में कितने के लिए आते हैं, 4 पीस के लिए आते हैं। तो 2 जन में कितना, 24। तो 24 के लिए बोलना ज्यादा आसान है कि 2 डजन बोलना ज्यादा आसान है, 2 डजन बोलना ज्यादा आसान है। तो जब ह्यूज अमाउंट को हम लोग को एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट को एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे आपका डजन हुआ, जैसे एक जोड़ी चप्पल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 1 पेयर ऑफ शूज, स्लीपर। उसी तरह ये होता है। अब जैसे मान लो यहाँ से आप किलोमीटर, बिलासपुर से आप लोगे दिल्ली लोगे, ठीक है, बिलासपुर दिल्ली लोगे, मान लो 1000 किलोमीटर है। तो 1000 किलोमीटर को आप क्या बोलोगे, मिलीमीटर में बोल सकते हो, सेंटीमीटर में बोल सकते हो, ठीक है। बट सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर ज्यादा सुटेबल है। ज्यादा आप छोटा यूनिट करने से आपका जो नंबर ऑफ फिगर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में करना है, बड़े क्वांटिटी को हमें एक छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन ही बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो, जिसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं, लॉजिकली इट कन्वर्ट्स huge amount into small amount, ठीक है। ह्यूज अमाउंट को हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो ऐसे करके हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो ए से बी का डिस्टेंस है कितना, 200 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना है, 200 किलोमीटर। तो कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है,
इसको लिखिएगा 200 किलोमीटर भी लिख सकता है, या लिख सकता है कितना 200 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। और लिख सकता है कितना 2 इंटू 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर। तो कौन सा बेटर रहेगा, ई बेटर लिखना रहेगा कि ई बेटर लिखना रहेगा? विच वन विल बी बेटर? दिस वन विल बी बेटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट किए, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट किए हैं? तो यार मिलीमीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर इज बेटर देन मिलीमीटर यूनिट। तो एक बड़ा, इसको हम लोग क्या किए, जो एक बड़ा फिगर आ रहा था इसको हम लोग किसी ह्यूज फिगर को किसमें कन्वर्ट किए, स्मॉल फिगर में। तो उसी तरह जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 ऑब्जेक्ट है। मैंने 5 जो कंचे खेलते हैं मतलब ये है, या 5 कोई जैसे चना है जो हम लोग खाते हैं, 5 पीस चने यहाँ रखा हूँ ये डब्बे में, तो आप आपने काउंट कर लिया 5 पीस है। अब जब मान लो इसी डब्बे में मैंने बहुत सारे से भर दिया, बहुत सारे से पूरे डब्बे में भर दिया अच्छे से, तो अब इसको आप काउंट नहीं कर सकते। नाउ इट इज नॉट काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर पाओगे आप। तो अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नाउ इट इज एक्सप्रेस इन अनदर यूनिट दैट इज मोल। तो इसे यहाँ पर अगर इसको काउंट करने से मान लो आपके पास 1 लाख आए, तो 1 लाख बोलना आसान रहेगा कि उसको मोल में छोटा करके बोलना आसान रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मोल, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो डजन ऑफ बनाना, ठीक है। तो 1 डजन मीन्स कितने पीस आते हैं, 12 पीस। तो 12 पीस बोलना ज्यादा आसान है कि 1 डजन बोलना आसान है? 1 डजन बोलना ज्यादा आसान है। तो ये क्या है आपका, 1 डजन क्या है, एक यूनिट है जो 12 पीस बनाने को रिप्रेजेंट करता है। That's why mole is also unit to represent huge amount of collection of particles. That's why mole is a collection of particles. तो 10-20 पार्टिकल को हम लोग भी काउंट कर सकते हैं, उसका वेट भी निकाल सकते हैं, बट जब 1 लाख 2 लाख बिलियन बिलियन में रहेगा तो हम लोग तो काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे पैसे गिनने की मशीन होती है, हमारे पास कम पैसे तो गिन सकते हैं, ज्यादा पैसा होने के लिए हमें मशीन रखना पड़ता है। तो इसी टाइप से इट इज लाइक यूनिट कन्वर्जन। मैंने ईमी भी छोड़ दिया था, ईमी भी याद रखिए, ये जो ईमी होता है, ई एम यू या यू, इट इज ऑल्सो ए यूनिट कन्वर्जन। ये भी क्या है, यूनिट कन्वर्जन करने वाला फैक्टर होता है। तो मोल्स का जो मतलब है लॉजिकली मतलब समझ में आ गया होगा, और ये जो होता है डेफिनेशन। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ठीक है, ईमी को थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूँ मैं, ईमी कैसे कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। जैसे एमी क्या होता है, मास ऑफ 1 एटॉम होता है, ठीक है। तो आपको मोल भी समझ में आ जाएगा। एमी क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ, क्या लिखा था मैंने, mass of average atom upon that
ऊपर में क्या होगा, मास ऑफ एटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमई। तो यहाँ पर मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या होता है देखो, सबसे पहले निकालते 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, जैसे मतलब 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/6.022 × 10⁻23, ठीक है, 6 पॉइंट कितना हो गया, तो 1 mu, 1 mu मत लिखो, 1/12 इंटू 1/12